धन्यवाद तृप्ति। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात भिलाई से। भिलाई अद्भुत शहर है और भिलाई अद्भुत शहर इसलिए है क्योंकि इस्पात नगरी है और जब हम इस्पात जैसी ठोस वस्तु की बात करते हैं तो उसमें ठोस हार्ड जैसी एक मन से बात निकलती है। लेकिन इस्पात नगरी धीरे धीरे कैसे सांस्कृतिक नगरी बनती चली गई, धार्मिक नगरी बनती चली गई, शैक्षणिक यहाँ पर गतिविधियाँ कैसे बढ़ती चली गई, ये अपने आप में एक अनूठा संगम है। और इसीलिए आज जो हमारे साथ पहला पैनल है, इस पैनल में हमारे साथ शिक्षा जगत से दो महानुभाव तो हैं ही, इसके साथ साथ धार्मिक तौर पर भिलाई को एक नई पहचान देने वाले दया सिंह जी भी हमारे साथ हैं। मैं एक बार सबसे चाहूँगा तालियों के साथ इस पैनल का स्वागत करें। और आइए आप सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भिलाई के चेयरमैन आईपी मिश्रा सर हैं। आईपी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से चेयरमैन मिस्टर संजय रुंगटा साहब हमारे साथ, और बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति से दया सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आप सबसे सीनियर हैं, सवालों का सिलसिला मैं आपसे ही शुरू करता हूं। और 50 साल का सामाजिक सेवा का जीवन, ये देखते देखते गुजर गए या आपको मालूम चलते हैं कि 50 साल कैसे गुजरे? नहीं, सच में देखा जाए तो मुझे लगता नहीं 50 साल बीते हैं, लेकिन हम भी जब गिन रहे थे तो 50 साल हुआ है। और शिक्षा जगत में आने के पहले मैं भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ा हुआ था, मैं वहाँ सर्विस करता था और उसके साथ साथ सामाजिक सेवा और धार्मिक कार्यों में भी संलग्नता थी। ये सभी लोग जानते हैं। आपको सब जानते हैं? समय तो बीत गया, लेकिन अभी हमको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कम हुआ है, अभी बहुत करने को बाकी है, लेकिन उम्र की एक मर्यादा है, तो आप ज़्यादा कर पाने का। सेवा के क्षेत्र में जब आप होते हैं उम्र आड़े आती है, या दरअसल आप जो सिलसिला शुरू कर देते हैं फिर वो बाकी लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और फिर वो उम्र बाधा नहीं बनती? बात तो सही है, साथ में अकेले ही चले थे, लेकिन कारवा बनता गया, सब लोग साथ आते गए, तो कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं लगता है। मैं समझता हूँ ये ईश्वरीय कृपा है और लोगों का अभूतपूर्व सहयोग है, जिसके वजह से हम लोग इस मुकाम पर आए हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा, और क्या क्या सामाजिक जीवन में है या क्या आपका जो इंस्टीट्यूट है वो शिक्षा उपलब्ध कराता है, वो सवाल आपसे रहेंगे। संजय जी, आपके पास आ रहा हूँ। और संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, वो चाहे बिल्डिंग्स का हो या फिर वो किसी बच्चे के शिक्षा का आधार हो, उसका जीवन हो, शैक्षणिक जीवन हो। तो बिल्डर्स हमने देखा है कि ज़्यादातर वो बिल्डिंग में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, या अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन कैसे लेकर चल रहे हैं? नहीं, मैं निर्माण के क्षेत्र में नहीं हूँ, कोई गलतफहमी है। मेरा किसी तरह के बिजनेस से कोई वास्ता अब नहीं रहा। पिछले 20 सालों से मैं एक बिजनेस फैमिली में ज़रूर पैदा हुआ, लेकिन 20 सालों से हमने शिक्षा के क्षेत्र को अपना जीवन समर्पित किया है। मेरे बड़े भैया भी इसी क्षेत्र में रहे, हम दोनों भाइयों ने मिलकर रुंगटा ग्रुप का निर्माण किया और आज हर तरह के बिजनेस से हम अलग हैं। अभी जो निर्माण है वो छात्रों के भविष्य का ही निर्माण है और हम एक अच्छे बेहतर छात्र बना रहे हैं जो यहीं भिलाई ही नहीं, छत्तीसगढ़ और देश विदेश में भी पूरे भिलाई का नाम रोशन कर रहे हैं। संजय जी, आईआईटी जिस शहर में हो, जिस शहर की पहचान मध्य भारत में एक शिक्षा नगरी के तौर पर हो, वहाँ छात्रों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनके जीवन का अच्छा निर्माण हो सके, और शिक्षा ही मूल्य और भविष्य में बच्चों का भविष्य तय करती है। तो उसके लिए कैसे आपका इंस्टीट्यूट बच्चों को अलग शिक्षा देता है, बाकी संस्थानों से अलग, या जो मूल है आपकी शिक्षा का वो क्या है? बेसिक मूल तो ये है कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ और उसके साथ डेडिकेटेड टीम के साथ जब आप समर्पित होकर कार्य करते हैं, बच्चों के भविष्य का जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है अदर देन जो एजुकेशनल पर्पस, ये तो देखिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट और बेस्ट इंस्टीट्यूट में जो डिफरेंस है वो यही है, कैरिकुलम तो हर कोई कराता है, उसके अलावा उनके प्लेसमेंट में ध्यान देना। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि
दुर्ग भिलाई में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो देश के किसी भी इंस्टीट्यूट से हम अपना कंपैरिजन कर सकते हैं और उनसे बेहतर हैं। आज के दिन जितना प्लेसमेंट दुर्ग भिलाई के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रहा है वो अच्छी अच्छी जगह पे, जहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े नाम लेकर जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनसे हम काफ़ी आगे हैं। और आप देखेंगे भिलाई ऐसे ही हब नहीं बना है। आज अगर कोटा के बाद पूरे देश में कोई दूसरा शहर है जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं तो वो भिलाई से है, क्योंकि भिलाई का जो पेरेंट है वो एक समर्पित पेरेंट है, जागरूक पेरेंट है और वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझकर निर्णय लेता है। इसीलिए भिलाई में ये सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर हमारे मार्गदर्शक हैं आईपी मिश्रा जी, हम सबका सौभाग्य है कि इनके साथ मिलकर इनसे सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि चूंकि हम समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, हम इससे ये चीज़ हमें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आता हूं सर, मैं आपके पास एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, लेकिन अभी पहले दया सिंह जी सवाल पूछूं। दया सिंह जी, हर हर महादेव। बोलबम सेवा समिति, इसके अलावा बाबा की बारात, ये इस्पात नगरी एक धार्मिक नगरी के तौर पर पहचान तो रखती है, लेकिन नए आयाम और कैसे गढ़े और भिलाई को बाबा की नगरी के नाम से ही अब जाना जाए, उसके लिए आप एक नई मुहिम चला रहे हैं। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? अब तक आप क्या कर चुके हैं? पहले तो हर हर महादेव। महादेव बाबा की बारात हम कभी काशी विश्वनाथ बनारस जाया करते थे, कभी महाकाल उज्जैन जाया करते थे, कभी बाबा धाम झारखंड जाया करते थे। एक बार मन में आया, चूँकि मैं भी एक श्रमिक का बच्चा हूँ, भिलाई स्टील प्लांट में फादर रहे मेरे, तो एक बार मन में आया कि बाबा की बारात हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, हमारा छत्तीसगढ़ क्यों अछूता रहेगा। हम भी तो बाबा के भक्त हैं, बाबा के सेवक हैं, बाबा के अनुयायी है। फिर बाबा की भक्ति से शक्ति का संचार होना चाहिए। और हमने एक छोटे पैमाने, आज से पूर्व 13 वर्ष बाबा की बारात हो गई, ये 14 वर्ष को आने वाला, तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की और शुरुआत के साथ वो कारवा बढ़ता गया और धीरे 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 करते हुए आज ये स्थिति हो गई कि बाबा की बारात में 1 से 1.5 लाख लोग सम्मिलित होते हैं बाबा की बारात में। और हमने बाबा की बारात में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की, चाहे वो बालोद हो, बेमित्रा हो, कवर्धा हो, नांदगांव हो, चाहे इधर बिलासपुर हो, जांजगीर हो, जगह जगह की झांकी की टीम जो है, एक में 40 लोग होते हैं, करीब 4000 से ज़्यादा लोग राम रावण विभीषण भूत पिशाच राक्षस बने रहते हैं। और एक आने वाली पीढ़ी को एक अध्यात्म का ज्ञान हो, अब बाबा की बारात की एक भक्ति का भाव दिखे और लोग किसी न किसी बहाने जैसे मीना बाजार वगैरह जाते हैं परिवार से, तो आज बाबा की बारात के लिए सब लोग अपनी दुकानें को, चाहे अपने इंस्टीट्यूट को, सबको बंद करके चलते हैं। और चूँकि यहाँ मेरे श्रद्धेय आदरणीय, मतलब मेरे पिता तुल्य आईपी मिश्रा जी, बड़े भैया हमारे संजय रुंगटा जी हमारे इस बोलबम में एक संरक्षक स्वरूप हैं और इनका मार्गदर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में इनका अपना नाम, मतलब इनके विषय में मैं कुछ बोलूँ तो सूरज को दीपक दिखाने समान होगा। तो इन सबका आशीर्वाद है और निरंतर हम बाबा को एक नई पीढ़ी, एक नई ताकत के साथ में छोटी छोटी शक्तियों को मिला के महाशक्ति स्वरूप महाकाल अब पूरा भिलाई शिव में हो, उस भाव से कार्य कर रहे हैं। 2 मकसद रहे हैं क्या इसके पीछे? एक, युवा आजकल ज़्यादा अलग धारणाओं, मान्यताओं को मानने लगा है, तो वो पुरातन संस्कृतियों को जानता रहे, पहचानता रहे, वो जीवित रहें उसके लिए। और दूसरा, आपकी खुद की भक्ति महाकाल में है, तो बाबा भिलाई में भी होने चाहिए, ये एक जिद भी थी। जिद तो अभी भी है और इस जिद से मैंने भिलाई दुर्ग नहीं, आसपास के पूरे गांव हैं, चाहे उतई गांव है, नेवई गांव है, पुरई गांव है, पाटन गांव है, जंजगीर गांव है, मुरीद गांव है, अहिवारा, हमने गांव गांव में बोलबम की एक टीम, एक ताकत, एक समूह और एक शक्ति का संचार किया है। हमारे जीवन का भी लक्ष्य है कि दुर्ग जिला पूरा शिवमय हो और इस भक्ति के भाव के साथ अन्य भी जिले में धीरे धीरे हमारी कार्यकारिणी का काफ़ी बड़े पैमाने में गठन हम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अध्यात्म के एक रुझान के साथ में लोगों को महाशिवरात्रि का इंतजार रहता है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें उपास रहती हैं, साथ में हमारे भाई जो 1 महीने पूर्व से पूरी अपनी तैयारियां करते हैं, क्योंकि बाबा की बारात का बड़ा पैमाना इस पैमाने पे हो जाएगा और लाखों लोग आएंगे। और इतनी अच्छी है कि कहीं ना कहीं भाव के साथ प्रशासन है, शासन है, लेकिन सबका सहयोग और सब उस दिन इस भाव से रहते हैं कि बाबा की शिवरात्रि के पर्व को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। आईपी मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूँ। सर, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कई लोग अपने जो उनका सरनेम होता है उसके नाम पर कॉलेजेस का नामकरण करते हैं, कई लोग अपने माता पिता को अर्पित करते हैं, कई दादा नाना को अर्पित करते हैं। श्री शंकराचार्य ग्रुप ही क्यों? शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य के नाम पर आपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा क्यों?
देखिए, ऐसा है कि शंकराचार्य जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं, और कोई भी मनुष्य जो जन्म लेता है भारत की धरती में, उसको 3 ऋण रहते हैं। एक मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, और तीसरा गुरु ऋण है। तो हमने सोचा कि जो लोग व्यक्ति विशेष पे जाते हैं, इसको हम सोचते हैं कि एक परोपकार का काम है। तो हमारे देश में आज गुरु शंकराचार्य जी, जिनका कि मुश्किल से 32 वर्ष तक ही आ रही, इसके बाद वो ब्रह्मलीन हो गए, तो उन्होंने देश को एक नया आयाम दिया, पूरे भारत को। उस समय स्थिति बहुत खराब थी, नाजुक थी, आज से 2550 वर्ष पूर्व। तो हमने सोचा कि यदि ये संस्थाएं इनको समर्पित कर दी जाएं, तो शायद मैं अपने गुरु का एक ऋण पूरा कर सकूं। माँ बाप के नाम पर तो सभी करते हैं, वो एक स्वार्थ का परिचायक है। यदि मैं कहूं कि मैंने ये काम किया, तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं कि मैं काम किया, क्योंकि अनायास हुआ। मैं तो 37 विद्यार्थियों के साथ चालू किया था, मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बन जाएगा, है ना। तो वैसे तो ये बड़ी उर्वरक भूमि है भिलाई, इसको हम प्रतिभा की राजधानी बोलते हैं। तो उसकी वजह से हम सभी लोग आगे बढ़े, लेकिन हमने तो कल्पना कभी किया नहीं। मिश्रा जी, जब आप कह रहे हैं कि प्रतिभा की ये उर्वरक भूमि है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक अच्छे मन से, अच्छी प्रेरणा से एक संस्थान शुरू करें और वो 37 बच्चों तक सीमित रह जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रतिभा को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है और एक अच्छे गुरु को प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। तो आज ये कितना बड़ा परिवार है आपका? नहीं, बड़ा परिवार है, लेकिन सवाल ये है कि उसमें लक्ष्मी नारायण की भी आवश्यकता होती है ना। तो सवाल है कि हम लोगों ने तो कभी इस भाव से सोचा नहीं, हमने तो नहीं सोचा कम से कम, क्योंकि देखिए न मैं किसी बिजनेस संस्थान से आता हूँ न कुछ। हमने सोचा ऐसे स्कूल है। मैंने महाराज जी से चर्चा किया, उन्होंने कहा, मैं बोला एक स्कूल खोलना है। हमने पहले खोला था सेक्टर 10 का, वो लाल डब्बा, कोई रह नहीं गया पुराना आदमी, वो उसको लाल डब्बा से लोग जानते थे। तो फिर हमने गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ स्कूल खोल दो, लेकिन इंग्लिश मीडियम खोलना, क्योंकि संस्कृत में कोई आएगा नहीं। तो हमने तो कभी सोचा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, संस्कृत पढ़ने कोई नहीं आएगा, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। देखिए, आप स्कूल खोल लीजिए, लेकिन बिना छात्रों के, उनके माता पिता फीस नहीं देंगे तो स्कूल कैसे चलेगा? और ये आपको बात समझनी चाहिए। ये गुरुकुल नहीं है कि भिक्षामदेही और उसके बाद भिक्षा लेकर छात्र पल जाएंगे, जाहिर बात है। संजय जी, आपके पास आ रहा हूँ। जो लक्ष्मी नारायण का जिक्र किया अभी IP मिश्रा साहब ने, स्कूल संचालित होने के लिए न्यूनतम भी काम चल सकता है, और कई संस्थान आजकल बहुत हैं जो शिक्षा देते हैं, लेकिन बनिस्बत उनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे ये हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन फीस अगर ज़्यादा महंगी होगी तो फिर बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं कि एक फीस भी समतुल्य रहे बच्चों के, बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें और आप भी कम से कम स्कूल रन कर सकें? देखिए, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होती है किसी भी अच्छे संस्थान, कोई भी कैसा भी, चाहे फैक्ट्री हो, कुछ भी, हम कोई भी कार्य करते हैं। और मैं इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल कॉलेजेस की फीस पे बहुत अच्छा नियंत्रण रखा है। तौर पे चूंकि एक बड़ा फंड केंद्र से आता है राज्य को, तो उसको इन्वेस्ट सही जगह में, सही दिशा में हो, तो हर कार्य को समय से मिल जाता है सफलता। और अब ये छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है जैसा भिलाई है पावर हब, तो आज देखेंगे आपकी हर क्षेत्र के अंदर में भिलाई, दुर्ग नहीं, छत्तीसगढ़ का एक बड़े पहले छत्तीसगढ़ को गिना जाता था, छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश है, अछूता। आज छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश के अंदर में, और देश के अंदर में दिल्ली में भी जब कभी कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ को बड़े गर्व से कहा जाता है, क्योंकि मिनी इंडिया के साथ यहाँ पर चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे फिर उद्योग का मामला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे संस्कृति का मामला हो, तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कद बहुत बड़ा है। और निश्चित तौर पर लोग जागरूक हुए हैं, और बस्तर जैसे क्षेत्र जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते थे, आज वो आके यहाँ पर
भिलाई में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और लोग यहाँ पर रह के सीख रहे हैं, और इसके साथ वो वहाँ जाके भी बोल रहे हैं। उसका एक प्रयास है कि बाबा के बारात में हम बस्तर का एक नोमान नाचा होता जो दशहरा में होता, हम नाचा की टीम के साथ वहाँ के लोगों को भी यहाँ बुलाते हैं और दिखवाते हैं कि किस तरह का भाव और किस तरह के लोगों की आत्मिकता है। तो निश्चित तौर पर अब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ है वो भी समय के साथ हो जाए, क्योंकि लोग जागरूक हुए हैं और लोग बढ़ चढ़ के अब ध्यान दे रहे हैं, और लोग अपना चाहता भी, एक्चुअली भी चाहता कि मेरे बच्चे का विकास हो, मेरा बच्चा भी पढ़े लिखे, मेरा बच्चा का भी कहीं ना कहीं एक इंसान है, तो उसको भी हर तरह की सुख सुविधाएं और कुछ चीज़ें वंचित ना हो। जी देखिए, एक बात तो बड़ी अच्छी है, जैसे बाबा सबके हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, तो उनके भक्त के तौर पर दया सिंह जी को आपने सुना, वो बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे हैं, केंद्र की भी तारीफ कर रहे हैं, तो ये सकारात्मकता के लिए तालियां होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि सामूहिक प्रयास से ही नक्सलवाद जाएगा, और ये बात बिल्कुल पते की है। मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि इस वक्त अभी आपको करीब करीब 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, 2.5-3 करोड़ छत्तीसगढ़ की आबादी है, 7-8 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी है। तो 10 करोड़ जब लोग आपको देख रहे हैं, 4 के हिसाब से भी देखें तो करीब करीब 1-2 करोड़ परिवार आपको देख रहे हैं, उनमें से बहुत से बच्चे आपको देख रहे हैं जो आगे हायर एजुकेशन के लिए एक जगह, एक संस्थान ढूंढ रहे हैं। तो आप कौन कौन से कोर्सेज इस वक्त ऑफर करते हैं? और जब आपने फीस का जिक्र किया, आपने कहा कि बहुत कम कीमतों पर हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा है, तो मैं चाहूँगा यदि आप चाहें बताना कि ऐसे कुछ कोर्सेज जिनकी फीस आप लेते हैं और अमूमन उनकी फीस क्या है बाकी शहरों में या देश के बाकी राज्यों में। पहली चीज़ तो कीमत नहीं है, आपने कहा कि क्या कीमत लेते हैं, शिक्षा में हम शुल्क लेते हैं। शुल्क की इसका क्योंकि ये व्यवसाय नहीं है और किसी तरह का प्रॉफिट हमें अलाउड नहीं है, ना हम लेते हैं। बहुत ऑलमोस्ट सभी कोर्स आप देखिए छत्तीसगढ़ में, अब उसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, यूनिवर्सिटीज़ हर जगह खुल गई हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के मालिक यूनिवर्सिटी ही होते हैं। मेरा किसी को हर्ट करने का प्रयास नहीं है, लेकिन आज क्या हो गया है कि यूनिवर्सिटी के साथ पेरेंट चाहता है, बच्चा चाहता है कि जब हम यहाँ प्रवेश ले रहे हैं तो हमें पास होने की गारंटी है, क्योंकि एडमिशन देने वाली बॉडी भी वही है, एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी भी वही है, रिजल्ट देने वाली भी बॉडी ये है। तो ये एक थोड़ा सा इस वजह से जिन कोर्सेज जैसे BCA, BBA, BCom, जो मैं लोअर कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, इनकी फ़ीस हमारे यहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति वर्ष है, और इसकी फ़ीस इन यूनिवर्सिटीज़ में हमारे छत्तीसगढ़ में ही 70-75 हज़ार रुपये साल तक है। इतना बड़ा डिफरेंस है, 3 गुने का। उसके बाद भी बच्चों की पहली चॉइस में यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि साथ में एक हिडन ये रहता है कि भाई आ जाओ, उसके बाद बाकी सब हो जाएगा। ऐसे बहुत से मामले, बीच में मैंने एक मामला देखा, कोई व्यक्ति जेल में है और वो 3 साल बाद पास हो गया और 3 साल से जेल में ही था। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आना, मैं सोचता हूँ शिक्षा के विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा बाधक बना है। जो हम दूसरे स्टेट के जो फीस की समस्या से जूझ रहे थे कि हमारी फ़ीस कम है, अब हम अपने स्टेट से इस चीज़ से ज़रूर जूझ रहे हैं। हाँ, और किसी भी कोर्स की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, हमारे यहाँ की फ़ीस 60 हज़ार से आसपास है। स्थिति ये है कि आज कुछ उच्च स्तरीय संस्थान यहाँ पर इंजीनियरिंग में भी है, जहाँ से बाहर से आने वाला आदमी 5 लाख रुपए भी देने तैयार है, लेकिन वो नहीं ले सकते, वो 60 हज़ार ही लेंगे। और यहाँ का बच्चा जब वो बेंगलोर जाता है, पूना जाता है, बॉम्बे जाता है, दिल्ली जाता है, वहाँ वो उसको कम से कम 7 से 8 लाख रुपए साल की पैकेज आता है। तो हमारे यहाँ से अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे और थोड़ा सा सहयोग करे तो यहाँ से पलायनवाद निश्चित रूप से कम होगा। मैं वो आपके सुझाव और आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर बात करूंगा। मिश्रा जी, क्या वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप पूरे सच्चे मन से आप शिक्षा देना चाहते हैं, आप समर्पण भाव से शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कुछ संस्थान या तो ज़्यादा फीस लेते हैं, ज़्यादा दावे करते हैं, वादे करते हैं, फिर वो शिक्षा या बाकी सुविधाएं बच्चों को मिले ना मिले अलग बात है, या सस्ती फीस लेकर सिर्फ डिग्रियां बांटी जाती हैं, जिसकी वजह से सस्ती फीस के चक्कर में कई बार छात्र उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर वो यहाँ संस्थान और शिक्षा का नुकसान करते हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि हमने देखा है कि वैसे चर्चा ऐसी जोरदार रहनी चाहिए, एक पक्ष अगर सहमत है तो दूसरा असहमत होना जरूरी, यही लोकतंत्र है। जी मिश्रा जी। नहीं, वैसे इनकी हर बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें इसलिए नहीं सहमत हूँ ये भी अच्छा है। नहीं, सुनिए, उसका कारण बता रहा हूँ। हमने ये देखा है कि लोग जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस जगह जाते हैं जहाँ की ज़्यादा भीड़ भक्कड़ रहता है। जैसे हमारे यहाँ सब स्कूल हैं,
सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, लोगों ने प्राण दिए रहते हैं लोग, बल्कि कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं जब तक डीपीएस में उनका एडमिशन ना हो, रिसाली में। ठीक है, तो मतलब पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता, इसलिए पैसे के वजह से वहाँ लोग गए हैं या मतलब पास होने की वजह से गए, इसको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो प्रतिभा के हिसाब से वो करते हैं। और यूनिवर्सिटी तो देखो आजकल सभी जगह होना है, अमेरिका में तो आप देखिए सभी संस्थान जो यूनिवर्सिटी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन कुछ बातें इन पर इनकी है जो जिसमें हम तो पहले से ही सहमत हैं, हम लोग तो सहमत होके ही यहाँ आए हैं। और मैंने पहले ही कहा था मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। अब हमारे आदरणीय अब इनकी भी एक यूनिवर्सिटी आ गई है, और जो ऐसे लोग हैं हमारी तो वो सहायक के तौर पर हैं, हर जगह competitor के अच्छे तौर पर। लोग हैं, और जिस जगह आईपी मिश्रा जी का नाम है वहाँ गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। नहीं तो संजय जी, जब यूनिवर्सिटीज ऐसे एक के सामने एक आ जाती हैं तो उससे प्रतिस्पर्धा के चलते अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, कंपटीशन रहता है शिक्षा और कम फीस का, या ये कंपटीशन नकारात्मकता में भी चला जाता है? नहीं, नकारात्मकता में इस तरह से है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आए, पंडित जी बोल रहे थे कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी, भाई यहाँ भी आए, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज़ आए, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए। जिस तरह से बेलगाम होके आज के यहाँ यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, आपने देखा है पहले रोज पेपर की न्यूज़ होती थी कि एक कमरे में यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, अब उसमें तो काफ़ी हद तक सुधार आ गया है, और अब उसके मिनिमम जो नॉर्म्स आए हैं उनको फुलफिल करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें फीस लेने में नकेल है सरकार की, जिस तरह से एडमिशन में नकेल है, हर जगह नकेल है, और उस तरह से वहाँ उनको पूरी स्वायत्तता मिली है, तो कहीं ना कहीं या तो कुछ ढिलाई हम लोगों को मिलनी चाहिए या थोड़ी सी नकेल वहाँ होनी चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए। देखिए, कम से कम भिलाई के मामले में तो ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मैं दया जी आपके पास आ रहा हूँ, एक आपसे छोटा सवाल, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास आता हूँ। सर, धर्म सेवा का ही सेवा आधार है धर्म का, तो जब आप धार्मिक एक मुहिम चला रहे हैं तो उसके साथ साथ सेवा के क्षेत्र में अभी दया सिंह जी और उनके साथी क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस कोरोना काल में आगे की क्या योजनाएं? कोरोना काल पिछले वर्ष मार्च में आया था, उसके बाद फिर कुछ समय रुकने के बाद फिर अभी आया। कोरोना काल में बोलबम समिति का लगातार, जैसे सफाई कर्मचारी हैं तो ऐसे हमने विभिन्न बल्कि सैकड़ों कर्मचारी जो सफाई के हैं उनको हमने राशन की पूरी एक माह की व्यवस्था करवाई। उसके अलावा चूँकि किन्नर जो हमारे क्षेत्र की है, जो कभी भी शादी ब्याह इसमें जाना या फिर उनको किसी भी तरह का, क्योंकि उनका कोई है नहीं, यहाँ तक कि कई राशन कार्ड भी नहीं है उनके, वैसे लोगों की भी हमने माह भर की एक व्यवस्था करवाई। उसके अलावा प्राइवेट टीचर, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स हैं 500, 1000, 2000 ऐसे होते हैं, उन लोगों को भी निकाल दिया गया, बैठा दिया गया, वैसे लोगों की भी हमने राशन की एक व्यवस्था कराई। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, जैसे दुर्ग के गवर्नमेंट अस्पताल हैं, वहाँ की नर्सें हैं, ये वो, तो हमने सम्मान भी किया, मिल्टन का बाकायदा उनको बॉटल भी पानी उपलब्ध कराया। इसके अलावा आप देखें कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, नहीं निकलने के कारण से क्या होता है, जो पशु पक्षी हैं, गौ माता है, नंदी बाबा, दर बदर कुत्ते हैं जो चिल्ला रहे थे, भटक रहे थे, तो हमने एक व्यवस्था के तहत में बाकायदा उन लोगों के लिए खिचड़ी बनवा के भिलाई जैसे शहर में हर जगह घूमे। उसके अलावा सब्जी, करमता भाजी, लाल भाजी, पालक भाजी, ऐसे भाजी टन के टन लेके 400-400, 500-500 किलो हमने बाकायदा लेके हमारी टीम के साथ टाउनशिप में और यहाँ वहाँ पर डे घूम के वो गौ माता, नंदी बाबा, कुत्तों के लिए ब्रेड वो पूरी व्यवस्था करा के निरंतर हम लोग उन लोगों के लिए किए। साथ ही आपको बता दूं कि ऐसी परिस्थितियां खराब थी कि कोरोना काल में कोई किसी का परिजन की कहीं डेथ हो जा रही है तो वो अस्पताल तक देखने के लिए नहीं जाता था, शमशान घाट तक नहीं जाता था। मैं शमशान घाट गया और वहाँ की स्थितियाँ देखा तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि लोग अपने पिता के, अपने घर के, उनको छोड़ के चले जा रहे हैं जलाने के लिए, और अंदर घुसने का भी प्रयास नहीं, एक डर का वातावरण पूरी तरह बना हुआ था। ऐसी स्थिति में हम शमशान घाट के अंदर गए, हमारी पूरी टीम गई और बाकायदा हमने कफन के कपड़े से लेके, गंगा जल से लेके, राई से लेके, तिल से लेके, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं मटके तक की एक व्यवस्था बनाई और उसको हमने निरंतर करते गया और पूरे रीति संस्कारों के साथ वो सब हो सके। और ये मैं लगातार कहता हूँ कि देखिए कोरोना काल में किस किस रूप में, किस किस तरह से लोगों ने एक दूसरे की सेवा की है, वो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दया सिंह जी आपका, और जैसा आपका नाम है, आप भोले बाबा के भक्त हैं, आप उसी नाम के अनुरूप सेवा करते रहिए। और संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं यही उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि आपका संस्थान और आगे बढ़े। अच्छी शिक्षा सबसे प्राथमिक है, बहुत ज़रूरी, उसी की दिशा में आप बढ़ रहे हैं और आगे और नाम होता रहे। और
मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सर, तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है और तजुर्बा कई सालों का वो 5 मिनट 10 मिनट की बातचीत में जब मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। तो तजुर्बा ही है, तभी तो आईपी मिश्रा जी कहते हैं कि कारवां बनता है। आप सभी मंच पे बने रहिएगा प्लीज़, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे रहिएगा। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड राजीव त्रिपाठी जी को कि वो मंच पर आएँ और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। तो ये जो सार्थक चर्चा हुई है, ये बेहद सार्थक चर्चा इसलिए, जैसा आईपी मिश्रा जी भी कहते हैं कि 50 साल की सेवा कैसे हो गई पता नहीं चला, लोग जुड़ते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। इसके अलावा संजय रुंगटा जी ने बताया कि कैसे हम शुल्क लेते हैं और शिक्षा सेवा का काम है, और सम्मान भी इसीलिए कि सेवा का सम्मान होता है, समाज का सम्मान होता है। इसलिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर हम समाज सेवियों का, शिक्षा जगत के लिए जो दुर्ग भिलाइयों को बुलंदियों तक पहुंचाने का संकल्प लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात में जिक्र शिक्षा का, स्वास्थ्य का, छत्तीसगढ़ के विकास का, और छत्तीसगढ़ के विकास में दुर्ग भिलाई शहर जो तीसरा सबसे बड़ा उभरता शहर है, और ये ट्विन सिटी जिसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भिलाई स्टील प्लांट, जिसके बारे में एक बहुत रोचक तथ्य है कि जब भारत आज़ाद हुआ और स्टील प्लांट लगाने की बात हुई भिलाई में, तो एमओयू जो हुआ रशिया और भारत के बीच में, वो प्रधानमंत्री नेहरू ने किया। तो देश में ये इतिहास में एक पहली घटना है जब किसी प्रधानमंत्री ने एमओयू किया हो। तो ये भारत की विश्वसनीयता और भारत और रूस की दोस्ती का ही प्रतीक है। शिक्षा के जगत में जिस तरीके से शंकराचार्य ग्रुप ने लगातार छात्रों की उन्नति के लिए काम किया है, बहुत कम शुल्क में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट्स लगातार अलग अलग देशों में भी और साथ ही हमारे देश में भी सेवाएं दे रहे हैं। रुंगटा ग्रुप की भी यही खासियत है कि रुंगटा ग्रुप भी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर आगे बढ़ रहा है। बोल बम सेवा समिति, अनोखा ये प्रयास है, अनोखी पहल है बोल बम सेवा समिति की। दया सिंह जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और उन्होंने जो इस मंच पर अपने अनुभव साझा किए हैं, उनका उद्देश्य है कि बाबा जी के कृपा से दुर्ग भिलाई की उन्नति हो, और धर्म भी अपने आप में एक धुरी है समाज को जोड़ने की।